नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर। बीजेपी ने अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार तो जारी कर दिए और दोनों ही राज्यों के उम्मीदवार में चुन चुन के जारी किए, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अब तक जारी नहीं किए गए। उसको लेकर मंथन चल रहा है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्यों बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन आज केंद्रीय चुनाव समिति ने यह फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कई चेहरे आप देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी भी जो स्थिति है, यानी कि दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे या फिर कवासी लखमा के बेटे चुनाव लड़ेंगे, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में बड़े नेता के चेहरे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़े नेता भागे हुए हैं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, अरुण यादव हो, तमाम बड़े नेता। लेकिन अब यह तय हो चुका है दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी तय हो चुका है कि कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। कुछ देर बाद सूची आ जाएगी। हालांकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफा सीटों के चयन की बात चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी सबके बीच ये चर्चा आई कि आखिर क्यों नामों का चयन नहीं हो पा रहा है। और यही सारी परिस्थितियों के बीच वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हंगामा हुआ और इस बात को लेकर उमंग सिंगार ने अपनी बात रखी। जीतू पट के एक तरफा क्यों विचार विमर्श करके लोकसभा की सीटों पर नाम क्यों नहीं तय हो रहे हैं, और काफी गर्मा गर्मी उस बात में हुई। और इसी गर्मा गर्मी के बीच यह बैठक खत्म हो गई, लेकिन अब बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। राजगढ़ जो कि इलाका दिग्विजय सिंह का है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह रोडमल नागर के खिलाफ ताल ठोकेंगे। कांतिलाल भूरिया की पुरानी सीट है झाबुआ से वो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं कांतिलाल भूरिया, क्योंकि उनके बेटे भी विधायक बनकर आए। हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। मध्य प्रदेश से कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है। छत्तीसगढ़ में हम दीपक के पास चलेंगे। दीपक, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा इस बात को लेकर हुई, हंगामा इस बात को लेकर हुआ क्योंकि बीजेपी ने सभी नामों की घोषणा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कर दी है, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पा रही है। यानी न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जैसी स्थिति है। आपके पास ना मुद्दे हैं, ना आपके पास नेता है, ना आपके पास नीति है, ना आपकी नीयत दिखाई दे रही है। बस आप बैठकें कर रहे हैं, उसी पर मंथन चल रहा है, शहमात का खेल उसी पर चल रहा है। स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश से ज्यादा बेहतर स्थिति तो खैर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है। वहां बड़े नेता चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उस पर भी मान लिया जाए कि बड़े नेता ही चुनाव लड़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो मना हो गए, उन्होंने बैक गियर डाल दिया। लेकिन क्या दीपक बैज की स्थिति वही है? बाकी की बची हुई सीटों पर भी स्थिति वही है? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति वही है। और अब से कुछ देर पहले रायपुर राजधानी सचिन पायलट पहुंचे थे, तो उनसे भी यही सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कुछ सीटें हमने जारी कर दी और कुछ सीटों पर आज घोषणा हो सकती है, नामों को फाइनल कर लिया गया है। अब ये समझा जाना चाहिए कि यदि नाम फाइनल हो गए तो रुक किस लिए रही है, कि ये इसलिए तो नहीं रुका जा रहा जिसकी चर्चा आप अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि राहुल गांधी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, क्योंकि बस्तर में पहले चरण में चुनाव है, वहां से मोहन मरकाम लड़ेंगे, कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी लड़ेंगे, या मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल है दूसरी सीट है जो दूसरे चरण में आएगी, वो कांकेर की सीट है, जहां से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अनिला भेड़िया का नाम चल रहा है। एक और नाम चल रहा है जिन्होंने इससे पहले चुनाव लड़ा था और 1600 के आसपास के वोट से वो हार गए थे, वो नाम है बीरेश ठाकुर का। लेकिन दोनों के बीच में चर्चा है कि शायद वहां से मोहन मरकाम को लड़ाया जा सकता है, तो वहां भी ट्रायंगुलर पेच फंस रहा है। एक और सीट है न्यायधानी यानी बिलासपुर की, वहां नाम चल रहा है टीएस सिंहदेव का, लेकिन टीएस सिंहदेव नकार चुके हैं कि साहब मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक और सीट है रायगढ़, वहां अभी तक आदमी ही नहीं फाइनल हो पाया। लालजीत राठिया का नाम हवा में चल रहा है, लेकिन उस नाम पे कोई सहमति नहीं है। एक और सीट है सरगुजा की सीट, जहां पर अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री हैं, इस बार चुनाव हार गए थे, उनका नाम, और वो अपनी दावेदारी खुद तय करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये तक कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ईडी और आईटी की रेड इसलिए पड़ गई क्योंकि साहब सबसे मजबूत कैंडिडेट तो मैं हूं। तो जिस चीज को आप कह रहे हैं वो चीज छत्तीसगढ़ में तो लागू हो रही है, क्योंकि एक पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से चुनाव
चुनाव लड़ रहा है। 90 दिन पहले जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। और तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो ज्योत्सना महंतो कोरबा से मौजूदा सांसद है, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन इस चुनाव लड़ने के बीच में कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, अपने ही नेताओं के खिलाफ किलेबंदी कर रहे हैं, अपने ही नेताओं के खिलाफ जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको पत्र तक लिख दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं साहब इस कैंडिडेट को तो हटा दीजिए। और ये तक बात आ गई कि यदि बाहर से बुलाया गया है प्रत्याशी, यदि प्रत्याशी दूसरे जिले से आया है, तो ये प्रचार करने के लिए और झंडा उठाने के लिए और नारा लगाने के लिए अपने ही जिले से क्यों नहीं कार्यकर्ताओं को ला रहे, यहाँ के कार्यकर्ताओं को क्यों यूज किया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर जब सचिन पायलट से सवाल पूछा गया कि इतनी रस्साकसी क्यों है, तो उन्होंने एक लाइन में ये कह दिया कि साहब चुनाव तो कुछ ही लोगों को लड़वाया जा सकता, सबको नहीं लड़वाया जा सकता। तो जिनको टिकट नहीं मिला उन लोगों की वजह से वही लोग इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं और किसी की इस तरह की स्थिति को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी की इस तरह की स्थिति को नहीं माना जाएगा। यदि कोई इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। दीपक, सही संकेत आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्रवाई होती कहाँ है। हम कुलभूषण के पास चलेंगे। कुलभूषण तो खुद छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि पहली लिस्ट में जो नकुल नाथ का नाम जारी कर दिया कांग्रेस ने, दुर्घटना होने से बच गई, वरना तमाम बड़े नेता कहते हैं कि इस बार नकुल नाथ नहीं, इस बार कमलनाथ आप चुनाव लड़िए। तो नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात हो गई क्योंकि अब कैंडिडेट तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन बाकी की जो सूची है, कल असल में कुलभूषण क्या हुआ, कल इस बात को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की कि हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में, और जब लड़ने की बात आई है, जब लोकसभा चुनाव में चेहरे उतारने की बात आई है, बीजेपी ने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं कि अपने तमाम बड़े नेताओं को जमीन पर ला दिया, विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। और हमारे बड़े नेता रणनीति बनाने की बात करते हैं, पद बांटने की बात करते हैं, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी नियुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन जब लड़ने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, तो मैदान में पीछे हो जाते हैं, 2 कदम पीछे कर लेते हैं। ये बात कल हुई। और उसके बाद जितेंद्र सिंह के घर पर कल रात को ही जीतू पटवारी, उमंग सिंगार को बुलाया गया, तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया और यह कहा गया कि भाई बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और फैसला यह हो चुका है कि अब दिग्विजय सिंह राजगढ़, यानी कि अपनी पुरानी लोकसभा सीट पर, जहां की वो नहीं लड़ते थे तो अपने ही किसी करीबी व्यक्ति को टिकट दिलाते थे, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला रोचक होने वाला है क्योंकि दिग्विजय सिंह भी छोटे नेता नहीं हैं, बड़े नेता हैं। राजगढ़ की जो जनता उनसे बहुत करीब से जुड़ी हुई है, लेकिन यह मालवा की सीट है, मालवा के प्रभाव वाली सीट है। और मालवा के प्रभाव वाली सीट में आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की स्थिति क्या है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप ट्राइबल बेल्ट में चले जाएं तो वहां पर कांग्रेस की अपनी उपस्थिति है और झाबुआ कांतिलाल भूरिया की पुरानी सीट रही है। वो कई बार यहां से सांसद भी चुनकर आए हैं, केंद्रीय मंत्री भी बने हैं इसी सीट से चुनकर। और झाबुआ से जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट वहां के मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी को रखा गया है। अब वो कितनी उपस्थिति दर्ज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन वहां से भी मजबूत कैंडिडेट है। तो दोनों जगह से मजबूत कैंडिडेट हैं, बड़े नेता निकल कर आए हैं। लेकिन बाकी जगह, यानी कि इंदौर से जीतू पटवारी ने साफ तौर पर लड़ने से मना कर दिया। खंडवा में भी जो अरुण यादव है, उन्होंने भी लड़ने से मना कर दिया। पार्टी ये विचार कर रही थी कि वो यादव बड़े नेता है, लिहाजा क्यों ना गुना से लड़ाया जाए अरुण यादव को, लेकिन लड़ने का कोई फायदा नहीं है, लड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे वहां से जीत नहीं पाएंगे। अगर टक्कर देनी है तो लोकल किसी व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? 2 बड़े नेता तो खड़ा हो चुके हैं, लेकिन बाकी की सीटों पर क्या? कुलभूषण, क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही? बैक पे जाएंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम जो
बिल्कुल, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी संगठन ने मध्य प्रदेश और देश के बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, उन्हें प्रत्याशी बनाया। कैलाश विजयवर्गीय सहित प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता जो कि केंद्रीय मंत्री थे, वो विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात आती है। राहुल गांधी ने भी बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं जो संगठन में पद बांटने की बात करते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने कदम पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, मैं एक और इस पे विषय पे चर्चा करूंगा कि जब मध्य प्रदेश स्क्रीन कमेटी की बैठक होती है तो तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव, ऐसे तमाम बड़े नेताओं ने अपनी अपनी सीट से दूसरे नाम रखे थे। कमलनाथ ने हालांकि अपने पुत्र जो कि वर्तमान में सांसद हैं, नकुलनाथ का नाम रखा था, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह ने प्रियव्रत का नाम रखा था, तो अलग अलग नाम रखे गए थे। लेकिन आप प्लानिंग देखिए, पहले राहुल गांधी की नाराजगी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले इंदौर की बात करेंगे। हम इंदौर क्यों भूले? इंदौर में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश में शायद इतिहास में हम ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से लगातार कांग्रेस के नेता ज्वाइनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में अक्षय बम एक छोटा सा कार्यकर्ता है जिसे चुनावी मैदान में उतारा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि शंकर लालवानी को वॉकओवर दे दिया गया है। शायद सबसे बड़ी लीड इंदौर की होगी, क्योंकि जीतू पटवारी ने बैठक में यह कह दिया कि मेरे को संगठन का काम देखना है। आखिरकार जब से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने काम क्या किया है? सिर्फ मीडिया में बाइट दी है, ट्वीट किया है और सोशल मीडिया में अपने वीडियो अपलोड किए। ये 3 काम के अलावा जीतू पटवारी ने और कोई भी काम नहीं किया। और एक छोटे से कार्यकर्ता को जमीनी लोकसभा का टिकट दिलवाने के लिए एक नाम दे दिया जाता है। तो इंदौर सीट में वॉकओवर दे दिया गया है। पहले तो जीतू पटवारी ये कह रहे थे बड़े बड़े नेताओं का नाम, आप जीतू पटवारी खुद कहते हैं कि मैं भी बड़ा नेता हूं और संगठन की बात कहते हुए नजर आते। उमंग सिंगार ने भी यही बात रखी थी। लेकिन उमंग सिंगार अगर चुनाव लड़ते तो धार से टिकट पहले हो चुका था, धार से टिकट बदला जा सकता था, लेकिन उमंग सिंगार भी पीछे हट गए। अब बचे अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, साथ में कांतिलाल भूरिया। राजगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजगढ़ में उनका दबदबा है। जयवर्धन सिंह उनके खुद जो बेटे हैं वो विधायक हैं उस क्षेत्र के। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को टिकट देना कांग्रेस के लिए ये कह सकते कि एक अच्छी बात है और ये सीट शायद निकल सकती है अगर दिग्विजय सिंह चुनाव, क्योंकि बेहतर तरीके से वो लड़ते हैं। राजनीति का चाणक्य भी दिग्विजय सिंह को कहा जाता है। अरुण यादव गुना से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपने देखा कि 2018 में अरुण यादव ने बुधनी से क्यों चुनाव लड़ा? क्योंकि अरुण यादव को अपना नाम अभी भी ऐसा लगता है कि वो हाईकमान में अपना नाम को प्रेजेंट करे कि देखिए मैं बड़े चेहरे के सामने चुनाव लड़ रहा हूं, अगर मैं हार भी जाऊंगा तो बड़ा नेता कहलाऊंगा, बड़े कद का नेता कहलाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान के सामने वो बुधनी से चुनाव लड़े। अब वो गुना से उन्होंने बात रखी कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। अरे भाई, जब आपको चुनाव लड़ना है तो आप अपनी सीट छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप अपनी सीट से 3 बार चुनाव हार चुके हैं। आप गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने हारने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपका हाई प्रोफाइल सीट होगी, आपका नाम चलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो गुना सीट है वहां पे 1.5 लाख तकरीबन यादव समाज के वोट बैंक है, तो अरुण यादव वहां से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांतिलाल भूरिया, हालांकि कांतिलाल भूरिया का हम ये कह सकते कि आदिवासी बड़े नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। वर्तमान में उनका जो बेटा है वो विधायक है। आदिवासी में पैठ कांग्रेस की और कांतिलाल भूरिया की अच्छी है, तो ये डिसीजन भी हम कह सकते कि कांग्रेस अच्छा डिसीजन लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कह सकते कि जितना डिले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है और दिल्ली, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो उठापटक, जो नाराजगी लगातार चलती हुई नजर आ रही है। पहले तो दिल्ली हाईकमान ये कहता हुआ नजर आता था कि हम अब युवाओं को मौका देंगे। अरे भाई, जब आप युवाओं को मौका दे रहे हैं तो आपने जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को क्यों दूर रखा? आपने इन्हें, ये बड़ा सवाल है कि जीतू पटवारी उमंग सिंगार को क्यों दूर रखा। हमने वो बयान भी सुना कि उमंग सिंगार ने कल बयान दिया था कि भाई अगर बाकी के बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार, यानी कि जीतू पटवारी इंदौर से बड़ा चुनाव लड़ने को तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। अगर दिग्विजय सिंह गुना से चुनाव लड़ेंगे तो फिर मैं भी तैयार हूं।
हालांकि पार्टी की यह स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह को गुना से चुनाव लड़ाया जाए। गुना जो कि राजगढ़ गुना लगा हुआ है और गुना भी दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला इलाका है, लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसी सीट पर चले गए जो कि सुरक्षित मानी जा सकती है, जहां से वाकई वो टक्कर देने की स्थिति में, और जीत भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बीजेपी की बयार इस वक्त कुछ और चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दीपक, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस प्रयोग क्या कर रही है। ऐसे नेता जो अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, आप जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हो। क्यों? इसलिए बना देते हैं क्योंकि दिल्ली में वो तय करने वाले नेताओं के नजदीक है। छत्तीसगढ़ में दीपक बैज जो अपना विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, यानी कि जो पूरे प्रदेश के विधानसभा में टिकट बांटने में अपनी मौजूदा भूमिका निभाते हैं और सफेद कपड़े पहनकर सफेदी की चमकार देते हैं, लेकिन अपनी खुद की विधानसभा में इतना अंधेरा होता है और इतना दिया तले अंधेरा होता है कि उनको पता ही नहीं चलता और मुंह के बल गिर पड़ते हैं, विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। और अभी भी सफेदी की चमकार कपड़े पहनकर वो लोकसभा के कैंडिडेट के टिकट बांट रहे हैं, यानी वही तय कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को भाई जिम्मेदारी लेकर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पा रहे तो लोकसभा का क्या दोगे? मतलब इतना ज्यादा टोटा आपके पास अच्छे नेताओं का, लड़ाकू नेताओं का, चेहरों का पड़ गया है। या तो वो आ नहीं पा रहे, कुछ लोग निकल कर नहीं आने देना चाहते, और या फिर आप उन्हें खुद ही दबा कर रखना चाहते हैं। हारे हुए नेता को आपने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और हारे हुए नेता को, सफेदी की चमकार को छत्तीसगढ़ में आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा है और वही टिकट तय कर रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपने पहले बात कही वो एकदम सटीक और एकदम सही है। ये वही नेता हैं जो दिल्ली दरबार के बहुत नजदीकी हो गए हैं, क्योंकि दीपक बैज 5 साल सांसद रहे, लगातार राहुल गांधी से मिलना, सोनिया गांधी से मिलना, प्रियंका गांधी से मिलना और उस दिल्ली दरबार से मिलना जो लोग तमाम चीजें तय करते हैं। अब छत्तीसगढ़ जैसा जो राज्य दिल्ली से काफी दूर है, वहां पर इतना तो ये तय कर लेते हैं कि साहब इसको दे दीजिए और इसको मत दीजिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जो व्यक्ति अपनी टिकट नहीं, जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो भी तब जब भूपेश के भरोसे की बात की जा रही थी, वो भी तब जब कांग्रेस इस छत्तीसगढ़ में 71 सीटें लेके आई। आज तक के इतिहास में, आज 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को, इस तरीके का मैंडेट किसी को नहीं मिला। डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल सत्ता में रहे, उनको भी इस तरीके का मैंडेट नहीं मिला। तब जाकर आप सिमट गए 34 पे, मतलब जितनी सीटें आपकी थी आप उतने से आधे पर आ गए। और ये वही लोग हैं जो टिकट तय कर रहे हैं। अभी भी आप देख लीजिए, 2 हारे हुए नेताओं को टिकट दे दिया गया। एक उसमें से ताम्रध्वज साहू हैं जिनको महासमुंद भेज दिया गया, दूसरे हैं शिव कुमार टहरिया जिनको जांजगीर चांपा। ये दोनों के दोनों भूपेश सरकार में मंत्री थे, इन दोनों को टिकट दोबारा दे दिया गया। इसके इतर यदि समझा जाए, दीपक बैज भी लगे हुए पीछे से, हालांकि सामने से पूछा जाए तो वो मुस्कुराते हुए मना कर देते हैं कि मेरा काम तो संगठन का काम करना है, हालांकि पार्टी जो कहेगी उसको करूंगा, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मुझे दोबारा मिल जाए। इसके इतर जो बाकी बची हुई स्थिति है, यदि आप सरगुजा जाएंगे, अमरजीत भगत अपना चुनाव हार गए, उनको भी यही है कि उनको टिकट मिल जाए। इसके अलावा टीएस सिंहदेव को भी अप्रोच किया जा रहा है, वो भी हालांकि चुनाव हार गए। तो आप ये समझिए कि जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि ये लोग दिल्ली दरबार के करीबी हो गए, लगातार माथा टेकते थे, उसके बाद जब टिकट का बंटवारा हो रहा है या टिकट की चर्चा हो रही है तो ये लोग उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और जब ये भूमिका निभा रहे हैं तो पीछे किसी को आने ही नहीं देना चाह रहे। यही चीज सचिन पायलट से जब पूछा गया तो उन्होंने कह दी कि टिकट तो 1-2 लोगों को ही दिया जा सकता है, अब जिसको टिकट नहीं दिया जाएगा तो नाराज होगा। सचिन पायलट भी मतलब इतना कूद रहे थे, इतना फांक रहे थे, और राजस्थान में उनकी पार्टी की हालत क्या हुई है, और वहां से उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में ज्ञान बांट रहे हैं, छत्तीसगढ़ में टिकट भी बांट रहे हैं। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है। कुलभूषण, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ी संख्या है, हजारों में, ये अगर कैलकुलेशन किया जाए तो करीब 8,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और हालत यह है कि बीजेपी के नेता परेशान हो रहे हैं कि यार हमारे लिए कांग्रेस में बड़ी अच्छी जगह बन रही है, वहां पे बहुत सारी संभावना बची हुई है, क्योंकि यहां पर बीजेपी के नेताओं की संभावना कम होती जा रही है। लेकिन दिल्ली में कोई मंथन चिंतन इस बात को लेकर नहीं है, प्रदेश में कोई मंथन चिंतन इस बात को नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, अब से 45 मिनट पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है और दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के बीच भी झगड़ा हुआ और सीएलपी लीडर के बीच झगड़ा हुआ है, क्योंकि जीतू पटवारी जो टिकटों के नाम तय कर रहे हैं वो सीएलपी लीडर से तय नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। यानी कि 2 युवा नेता, दोनों को दिल्ली ने बनाया है, दोनों को मिलकर चलना चाहिए, दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है,
दोनों में कोई बातचीत नहीं है। सीडब्ल्यूसी के एक नेता, जो उनकी सीडब्ल्यूसी की बॉडी है, उसके एक नेता ने, जो कि मध्य प्रदेश का नहीं है, वो फोन करके मुझे बताया, बोले आपके प्रदेश की बड़ी बड़ी स्थिति है। मतलब हमेशा नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष तय करके आते हैं, सहमति बनाकर आते हैं। यहां पर सहमति बनाई नहीं गई है और यहां पर सीधे नाम प्रेजेंट कर दिए, जिसका विरोध उमंग सिंगार ने किया। यानी कि अभी भी कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। देखिए, संकेत दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो लाइन तय करते हैं, अमित शाह जो लाइन तय करते हैं, वो बीजेपी में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति बैठा व्यक्ति उसको फॉलो करता है। लेकिन यहां पर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में समन्वय ही नहीं है। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत थे। भूपेश बघेल इस बात को लेकर परेशान थे कि चरणदास महंत हमारी पार्टी के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, कि बीजेपी वालों को मौका दे रहे हैं हम पर आरोप लगाने के लिए, हम पर कटाक्ष करने के लिए, भ्रष्टाचार के मामले उठाने के लिए। और बाहर निकलते कई बार बोलना पड़ता था कि भाई क्या कर रहे हो तुम, उनकी तरफ हो या हमारी तरफ हो, लेकिन वो आंख मार देते थे। भाई वो भी पुराने खिलाड़ी हैं भाई। सीडी वैसे भी छत्तीसगढ़ की चर्चाओं में रहती है, तो नाम भी उनका सीडी भी है, तो उन्हें प्यार से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीडी बोला जाता है। तो सीडी तो चलेगी तो खेल तो होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है दीपक, कि चीजें सुधर क्यों नहीं रही है? कुलभूषण, चीजें सुधर क्यों नहीं है? संगठन में नहीं है। आप कोसते रहो ईवीएम को, आप कोसते रहो नरेंद्र मोदी को, आप उनको कुछ भी बोलते रहो, बयान करते रहो, लेकिन आपको अपने कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच जाकर भरोसा तो बनाना पड़ेगा। आप लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर दो, आप बढ़िया घोषणा पत्र में ये भी फ्री दे दूंगा, मैं वो भी फ्री दे दूंगा, मैं ये भी दे दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके नेता कार्यकर्ताओं को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, दिल्ली वालों के ऊपर, तो आपके घोषणा पत्र पे भरोसा कहां से होगा? कुलदीप, कुलभूषण, तो अरे तुम बिल्कुल आपने जिस प्रकार से कहा, आज का जो आंकड़ा है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से बीजेपी की सदस्यता ली है, तकरीबन 16,000 से 16,500 जो कांग्रेस के संगठन के पद में रह चुके हैं, ऐसे नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इस वक्त हम बीजेपी में मौजूद है और अगर हम बीजेपी की आपको तस्वीर दिखाएंगे तो अभी भी जब हम बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कांग्रेस का जो नेता है वो फ्रंट गेट से बीजेपी की सदस्यता लेता हुआ नजर आएगा। और इस वक्त हम क्योंकि लॉन में मौजूद है और आप हमारे पीछे देखेंगे तो वही तस्वीर देखेगी कि जो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं 2 प्रवक्ता, वो अब बीजेपी में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ये एक आप तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि पहले यही। अच्छा कुलभूषण, एक बात बता दो संक्षेप में, क्योंकि समय कम है, पब्लिक भी बहुत ज्यादा ज्ञान सुनना पसंद नहीं करती, मतलब पते की बात जानना चाहती है। संक्षेप में एक लाइन में बता दो, क्योंकि वही बात मैं दीपक से भी पूछूंगा। मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होने वाली है? अगर इस सीट की बात करें तो राजगढ़ दिग्विजय सिंह और नकुलनाथ, फिलहाल हमें और दूसरी सीटों पर टक्कर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ ये 2 सीट पे ही कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। झाबुआ, ग्वालियर, मुरैना, झाबुआ की अगर बात करें, हालांकि कांतिलाल भूरिया, ग्वालियर, मुरैना, झाबुआ की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में हमें वो फाइट नजर नहीं आ रही है। मुरैना भी वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि अगर दूसरी सीटों में जो जातिगत समीकरण बिठाया जाता है, जैसे ओमकार सिंह मरकाम आदिवासी नेता है, यहाँ पे जरूर 50-50 का रेशो चलता हुआ नजर आ रहा है। फूल सिंह बरैया, जातिगत अगर समीकरण देखें तो फूल सिंह बरैया भी नहीं, फूल सिंह बरैया तो बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि ग्वालियर में टक्कर हो सकती है, क्योंकि 2 नाम चल रहे हैं वहां पर, प्रवीण पाठक और दूसरा नाम है रामसेवक गुर्जर का।
वहां पर भी टिकट टक्कर हो सकती है। मुरैना में नीटू सिकरवार जो कि सतीश सिकरवार के बेटे हैं, पहले भी वहां से विधायक रहे हैं और वहां पर चूंकि शिवमंगल तोमर को टिकट मिला है जो कि दिमनी से, उनका काफी विरोध माना जा रहा है, तो ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी वहां टक्कर हो सकती है। नीटू और पंकज उपाध्याय जो कि विधायक हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये देखना होगा। संक्षेप में एक लाइन में दीपक, छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी सीटों पर टक्कर है? देखिए 6 सीटों पर अभी टिकट का बंटवारा हुआ, जिसमें से 2 सीटें ऐसी है जहां टक्कर मानी जा रही है। एक राजनांदगांव की सीट है जहां भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी सीट है महासमुंद की, क्योंकि महासमुंद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने साहू उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इसके इतर ताम्रध्वज साहू को टिकट मिला और वहां साहू बहुल जो वहां पर आबादी है वो सबसे ज्यादा है। और क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट भी ये कहती है कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा आबादी है वो साहूओं की है। तो अब ये समझना होगा, इन 6 सीटों में 2 सीटों पर टक्कर है, बाकी जो सीटें बची हुई है उसमें उस तरह की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन सीटों कोरबा और पर आगे कांकेर नजर आ रही है। देखिए कांकेर में अभी टिकट का बंटवारा हुआ नहीं है। यदि बीरेश ठाकुर को टिकट मिलता है तो उसके इतर यदि समझा जाए तो बीरेश ठाकुर मजबूत कैंडिडेट नजर आएंगे। और जहां कोरबा का जहां तक सवाल है वहां पर सरोज पांडे बढ़त बना रही हैं। हालांकि उनको लेकर एक नारा जरूर चल रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को लाया गया है, ये कब तक यहां रहेंगी और कब यहां से दुर्ग जाएंगी ये नहीं पता, लेकिन मोदी की जो लहर है उसके आधार पर कोरबा की सीट फायदे में नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे दीपक, और बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण आपका भी करेंगे। नजर बनाए रखें, कांग्रेस की बस लिस्ट जारी होगी, तमाम सारे चेहरे निकल कर आ जाएंगे। मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों पर आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।